गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। हम उस दिन आगे पढ़ाए थे, अब उसके आगे देखते हैं। आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें एक क्रिया पदार्थ दूसरी क्रिया पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। मतलब इसमें कहने का इतना मतलब है कि विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। मतलब कोई अधिक क्रियाशील धातु है और कोई कम क्रियाशील। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है CuSO4 प्लस Fe। तो जब यहाँ पर देखो CuSO4 है और Fe है, तो इसमें जो Cu है वो क्या है, कम क्रियाशील। जो Cu है वो क्या है, कम क्रियाशील। जो Fe है वो क्या है, अधिक क्रियाशील। मतलब Fe क्या है, अधिक क्रियाशील। बस इसमें कहने का यही मतलब है, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। मतलब Fe अधिक क्रियाशील धातु है और Cu कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर क्या होगा, Fe मतलब यहाँ पर CuSO4 था और यहाँ पर Fe है। तो अब इस पर देखिए Cu पर प्लस चार्ज होता है और SO4 पर माइनस चार्ज होता है, और इस तरह इसमें भी देखेंगे Fe पर प्लस चार्ज होता है। जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर Fe था और यहाँ पर SO4 था। तो Fe पर कितना चार्ज होता है, मतलब Fe क्या है, फेरस है। फेरस पर प्लस 2 चार्ज होता है। और SO4 क्या है, सल्फेट। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, तो -2। तो मतलब इससे ये कट जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा इसका सूत्र, तो FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4। तो यहाँ पर देखिए यही बना है FeSO4 और प्लस Cu। मतलब कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील को क्या कर दे रही है, विस्थापित। आइए हम आगे देखते हैं इसी के बारे में। इसके बारे में क्या है, जैसे इसमें दिया है कि क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। मतलब पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। और लास्ट वाला देखिए यहाँ पर Ag है वो क्या है, कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील। और जो K है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील। सबसे अधिक क्रियाशील। मतलब यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। जो Au है वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील। Au क्या है, सोना। Au का मतलब सोना के प्रतीक क्या होता है, Au। तो ये सबसे कम है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लिए थे CuSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Cu कहाँ आ रहा है और Fe कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिए Cu यहाँ पर है और Fe इसके ऊपर है। मतलब Fe यहाँ पर है। मतलब कि जो इसके ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील धातु होगा, जो इसके नीचे रहेगा वो क्या, कम क्रियाशील धातु। जैसे यहाँ Fe है तो अधिक क्रियाशील हो गया, अधिक क्रियाशील। जो Cu हो गया वो क्या है, कम क्रियाशील। बस यही है, यहाँ पर Cu क्या है, कम क्रियाशील है और जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है। मतलब ये इसको क्या कर देगा, विस्थापित। तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। मतलब क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेंगे फिर वही CuSO4 प्लस इसके ऊपर वाला लेंगे। मतलब Cu के जो ऊपर रहेगा उसी को लेंगे तभी विस्थापित करें। अगर इसके नीचे करेंगे तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं। जैसे कि हम इसमें ले लें क्या, Ag। अगर हम Ag ले लेंगे तो क्या इसके
मतलब Cu के ये नीचे है तो ये क्या करेगा, इसको विस्थापित नहीं करेगा क्योंकि ये कम क्रियाशील हो गया। मतलब कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातु को नहीं विस्थापित करता, बल्कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा। तो इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। और जैसे हम ले लें FeSO4, मतलब कि हम FeSO4 के लिए हैं और उसके ऊपर किसी भी को ले लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर Fe है तो इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो Zn है, तो हम Zn ले लेते हैं। तो क्या ये रिएक्शन करेगा, तो हाँ करेगा, क्योंकि ये जो Fe है, Fe के ऊपर क्या है, Zn है। Fe के ऊपर Zn है तो ये अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe। तो यही है रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया का, मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। ये इसी का सारणी है, मतलब कि कौन सबसे नीचे कौन सबसे, मतलब यहाँ देखिए जैसे कॉपर के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो एकदम ऊपर होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं और इसके नीचे क्या होता है, कम क्रियाशील। जैसे इसी में बोला है Ag और Au ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, मतलब ये प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है, उपस्थित होते हैं। यहीं पर Zn, Fe, Pb और Cu ये क्या होता है, कार्बन के उपयोग से अपचयन करते हैं, मतलब कार्बन के उपयोग से ये क्या होते हैं, अपचयन करते हैं। और यहीं पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब क्या है, विद्युत अपघटन। ये क्या है, विद्युत अपघटन। बस इसी में यही बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। आइए आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों, इसमें क्या कहा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर, मतलब कि यौगिकों के आयनों और मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया को और क्या कह सकते हैं, तो उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इन्हें ही द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके आगे देखिए लिखा है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है और इन्हें ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम मान लें यहाँ पर AB है और CD है, मतलब AB और CD, मतलब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा लास्ट में AC प्लस BD। बस इसमें यही रिएक्शन है, मतलब क्या होगा, AB है और CD है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बनेगी, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब A क्या होगा, C के साथ करेगा और B क्या होगा, D के साथ करेगा। मतलब इसके साथ AC तो AC हो गया और ये BD के साथ करेगा। आइए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें उदाहरण जैसे दिया सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का क्या होगा, Na2SO4, मतलब Na2SO4 इसका एग्जाम्पल। और क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl2। बस वही वाला लॉजिक लगा देंगे, कौन सा जो था AB प्लस CD, बस AC प्लस BD, बस यही रिएक्शन लगेगा। मतलब जो A है वो C के साथ करेगा, मतलब जो N है वो क्या करेगा, Na है वो BaCl मतलब Cl के साथ करेगा, NaCl मतलब इसके साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा, क्या NaCl
प्लस अब जो ये SO4 है वो क्या करेगा Ba के साथ, मतलब कि Ba क्या है बेरियम, बेरियम पर कितना चार्ज होता है तो +2 होता है, SO4 पर -2, इसको रिएक्शन कराएंगे मतलब इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा BaSO4, BaSO4 बस बन गया यही सूत्र। मतलब जो इसमें क्या कहा था, आइए हम देखते हैं पिछली वाले में, इसमें कहा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों को आयनों, मतलब जो अभिकारक है वो यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर, मतलब यौगिकों के आयनों और मूलकों के परस्पर क्या करेगा, एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा, तो इसे ही हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, क्या पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें क्या दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब जब हम अभिक्रिया कराएंगे उसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगा ऊष्मा, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसे ही हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल के पहले हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, वही है एग्जाम्पल। तो जैसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि देखिए यहाँ CH4 क्या है CH4, तो CH4 क्या है, तो CH4 क्या है मेथेन गैस, क्या है मेथेन गैस, CH4 क्या है मेथेन गैस। और ये मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है तो दलदले स्थानों पर, कहाँ पाया जाता है दलदले स्थानों पर, क्या होगा दलदले स्थानों पर पाया जाएगा। ये क्या होगा दलदले स्थानों पर पाया जाएगा। वही कहा है जैसे CH4 है और इसका मतलब रिएक्शन किसके साथ कराएंगे O2 क्या है ऑक्सीजन गैस, मतलब CH4 का ऑक्सीजन गैस के साथ क्या कराएंगे अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, मतलब कि जब C को मतलब O से कराएंगे तो क्या बनेगा CO2, क्या बनेगा मतलब इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 और क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा CO2 और H2O। और लास्ट में बस वही है जो कहा था इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, उसके बाद क्या होगा ऊष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी ऊष्मा, ये लास्ट में क्या निकल रही है ऊष्मा। आइए अगला देखते हैं, अगली क्या है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये कैसे है आइए देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो सबको पता होगा कि जीने के लिए मतलब जीवित रहने के लिए हम क्या करते हैं ऊष्मा आवश्यकता होती है। और ऊष्मा कैसे मिलती है तो खाना खाने होने से क्या मिलती है ऊष्मा ऊर्जा। आइए देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है, क्या होता है यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो भोजन से, ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ क्या होता है, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब पाचन के समय खाद्य पदार्थ क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं टूट जाते हैं। जैसे हो गया चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब क्या होता है इसमें चावल, आलू और ब्रेड इन सभी में क्या पाया जाता है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, इन सभी में क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से मतलब इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से क्या बनता है तो ग्लूकोज बनता है, क्या ग्लूकोज बनता है। जैसे हो गया चावल, आलू, ब्रेड इन सभी में क्या पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट। इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और इन सभी कार्बोहाइड्रेटों के टूटने पर, मतलब इन सभी कार्बोहाइड्रेटों के टूटने पर क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। जब ये सब टूटेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित, मतलब जो ग्लूकोज है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब जब ये हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से जब ये मिलेंगी तो क्या करेंगी? ऊर्जा प्रदान करेंगी। जैसे आगे देखिए यहाँ पर है क्या, जब ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटेंगे तो क्या बनाया था इसमें? तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या? C6H12O6। अब इसमें आगे क्या कहा था? तो ऑक्सीजन से मिलकर ना, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन से मिलकर, मतलब ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या करेंगी? अभिक्रिया करेंगी। यहाँ पर देखिए CO2 के साथ मिलकर ये अभिक्रिया करेंगी। जब अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएंगी? जल बनाएंगे। बस यही रिएक्शन है। और इसको संतुलित करेंगे, मतलब जब संतुलित करेंगे तो इसमें 6 मतलब 6 से गुणा करेंगे, और CO2 में भी किससे करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, और H2O में भी 6 से ही गुणा करेंगे। तब ये जो रसायन मतलब अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3 क्या था? तो साग सब्जियों, मतलब जो साग सब्जी है का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि साग सब्जी का मतलब ज़्यादा तेज आवाज़ में, जैसे कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण, पहले हेडिंग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को हम इसको पढ़ने के पहले जानेंगे, ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। नीचे वाले पे क्लिक करो, उधर यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया भी। आइए देखते हैं आगे। ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं को अनेक प्रकारों से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब क्या है? इसमें बोला है ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यद्यपि प्रारंभिक विचारधारा के अनुसार ये अभिक्रियाएं ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन के योग तथा ह्रास पर आधारित होती हैं। मतलब इसमें यही बताया है कि जो
ऑक्सीकरण होगा और अपचयन होगा वो कैसे होगा, तो इसमें क्या है, क्या बोला है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के योगों तथा ह्रास पर आधारित होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, वह अभिक्रिया जिनमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, मतलब इसमें क्या है, तो वह पदार्थ, मतलब इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे देखते हैं, या पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, मतलब या तो ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, या तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है, Cu है और O2। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग तो हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास, यहाँ ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या तो क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस इसमें यही है। आगे देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन अभिक्रिया इसी का उल्टा होगा, मतलब अपचयन अभिक्रिया में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था, उसमें क्या था, हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था और अपचयन में क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास, तथा हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थों से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, मतलब कि या तो ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग हो या तो पदार्थों से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे इसमें बताया है CuO plus H2 gives Cu plus H2O, मतलब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है और इस तरफ देखेंगे तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, मतलब इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग। और या तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Na है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्राप्त, मतलब उसमें क्या था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, आगे है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो नंबर 1 पर हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो देखते हैं, आइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब इसमें बताया किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, मतलब इसमें उल्टा बताया है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, इसमें बताया है जिसमें पदार्थों का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ क्या है, आयोडाइड और क्लोराइड, जब इनकी अभिक्रिया करेंगे तो मतलब यहाँ पर 2 था और यहाँ इस मतलब Cl2 था, मतलब इसमें गैस था और यहाँ पर पहले C2 लगा था। तब जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2Cl और यहाँ पर I2। तो यहाँ से देखेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ देखेंगे, मतलब यहाँ पर Cl था, मतलब Cl2 था, वहाँ 2Cl हो गया, तो इसमें +2
इलेक्ट्रॉन अपचयन हो रहे हैं। क्या मतलब इसमें +2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अपचयन हो रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ऑक्सीकारक। मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अपचयन। इसे ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं अगली, अपचायक किसे कहते हैं। तो अपचायक में क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब इसमें भी वही होगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो, मतलब पदार्थों का ऑक्सीकरण हो, उसे क्या कहेंगे, अपचायक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, मतलब पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे Fe है और 2I है, मतलब 2Fe और 2I। तो इसमें क्या होगा आगे, मतलब 2Fe तो वैसे ही रहेगा, मतलब 2Fe और क्या होगा, I2 हो जाएगा। मतलब जो 2I था वो किस में बदल जाएगा, I2 में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बस इसी को कहेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या था, Cl2 में जब इसको करेंगे तो 2Cl हुआ था, मतलब उसके पास 2Cl, मतलब 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो जाएंगे। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त हो गया तो उसे अपचयन कहेंगे। और इसमें क्या था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या हुआ था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ था। मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए उसे मतलब क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। और इसमें क्या है, जो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे अपचायक कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, मतलब जिसमें दोनों शामिल हो। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं ऐसी अभिक्रियाएं, मतलब इसमें बोला ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। मतलब इसमें बोला है कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक समय पर होती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें यही दिया होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं तो उसे अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में हम ले लिए CuO और H2, मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो मतलब इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस होगा। जो प्लस मतलब माइनस है वो किसके, प्लस के साथ चला जाएगा और Cu ऐसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पर Cu तो वैसे ही है और S और O जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगी मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा तो क्या होगा, H2O। अब देखेंगे यहाँ पर जो CuO है, CuO जब C में परिवर्तित होता है तो इसमें अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। मतलब क्या होगा, इसमें अपचयन होगा। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसमें, किसका, ऑक्सीजन का ह्रास। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। अब यहाँ पर देंगे, यहाँ पर पहले H2 था, क्या था, पहले H2 था, अब इस क्या बन गया, H2O। मतलब इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। पहले H2 था, अब H2O हो गया, तो इसमें किसका, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसमें पहले ऑक्सीजन था, अब Cu बन गया, मतलब पहले CuO था, अब Cu बन गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यही है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक समय पर घटित होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आइए आगे देखते हैं संक्षारण। आगे क्या पढ़ेंगे, संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण बहुत लोग जानते होंगे, आइए जानते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। तो इसमें बोला है, जब कोई धातु, मतलब कोई भी धातु हो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होने लगती है।
और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहे हैं, संक्षारण कहेंगे। जैसे कि हो गया लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, मतलब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और लोहे पर जंग लगना। क्या, लोहे पर जंग लगना। जैसे कि देखे होंगे घर में कोई भी लोहे हुए सामान हो उस पर जंग लग जाता है ना, तो यही है संक्षारण। मतलब कि अम्ल आर्द्रता, मतलब इसका मतलब क्या होगा, नमी। जब हम कोई चीज लोहा हुआ हो गया, हम नम स्थान मतलब गीली भूमि पर रखते हैं तो वो क्या होता है, संक्षारित होने लगता है। इसी को हम क्या कहेंगे, संक्षारण। जब वो मतलब संक्षारित होगा तो मतलब जैसे लोहा है तो उस पर क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं, मतलब संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं संक्षारण के बचने के उपाय, बचने के उपाय। संक्षारण के बचने के उपाय। आइए नंबर 1 पर देखते हैं क्या होगा, तेल लगाकर, तेल लगाकर, कैरोसिन का हो, तेल कौन सा, कैरोसिन का। नंबर 1 पर क्या करेंगे, तेल लगाकर, मतलब कोई भी सामान जो संक्षारित हो रहा है उस पर हम क्या करेंगे, मतलब तेल लगा कर रखेंगे तो वह संक्षारित होने से बच जाएगा। और नंबर 2 क्या है, ग्रीस लगाकर, ग्रीस, हम लोग इसको ग्रीस पढ़ते हैं और इसको असल में इसका नाम ग्रीज होता है। क्या, ग्रीज, ग्रीज, हम लोग इसको ग्रीस पढ़ते हैं मगर इसको क्या कहते हैं, ग्रीज। तो ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर। और नंबर 3 पर क्या है, मतलब जैसे देखे होंगे जब वो हमारे यहाँ धान ओन कटता है तो जो बखार होती है उसमें क्या करते हैं, मतलब पेंट ओंट लगा देते हैं ना, जिससे कि ये संक्षारण मतलब संक्षारित ना हो, इस पर जंग वंग ना लगे, इसलिए क्या करते हैं उसके नीचे जो होता है पेंट लगा देते हैं ना, कुछ लगा देते हैं, मतलब कैरोसिन, और लोग कैरोसिन तेल भी लगा देते हैं, पेंट भी कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पेंट लगाकर, पेंट लगाकर, यही इसके बचने के उपाय। पहला क्या था, तेल लगाकर, दूसरा क्या था, ग्रीस लगाकर, और तीसरा क्या है, पेंट लगाकर। ज़्यादातर उपयोग क्या करते हैं, पेंट लगाकर, मतलब और लोग आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पेंट लगाकर संक्षारित होने से बचाते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहेंगे, तो विकृत गंधिता क्या होती है, जब तेल तथा वसा, मतलब कि वसा कैसे हो गया, जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, मतलब वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। मतलब जो क्या है, जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ उपचयित होने लगते हैं तब वे विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या होते हैं, विकृत या खराब होने लगते हैं। क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं तथा उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है। मतलब जब कोई भी चीज़ खराब होने लगती है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन तो होगा ही ना, तो उसी को कहा है, मतलब उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। यह घटना ही हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। यह घटना को ही हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। जैसे विकृत गंधिता, मतलब इसमें बोला विकृत गंधिता को बचाने के निम्न उपाय हैं। मतलब विकृत गंधिता से हम कैसे बचाएं, मतलब कोई भी खाना हो उसको हम खराब होने से कैसे बचाएं, तो आइए देखते हैं। मतलब इसमें नंबर 1 पर बोला खाद्य पदार्थ, मतलब खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। मतलब कि जो खाद्य पदार्थ है इसको हम वायुरोधी पात्रों में रखते हैं। और नंबर 2 क्या है, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। प्रशीतन मतलब कि जैसे कि कोई
कोई ताप मतलब निम्न ताप पर खाना पका है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखते हैं, परिशीतन करते हैं, वही है। और नंबर 3 पर जैसे है खाद्य पदार्थ, जैसे आलू चिप्स हो गया, आलू चिप्स आदि मतलब आलू जो चिप्स होते हैं आदि की पैकिंग में क्या करते हैं हम, हाई ऑक्सीजन को हटा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कुछ कुरकुरे, कोई भी चीज़ हो गया, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल कर कौन सी गैस भरते हैं, तो नाइट्रोजन। ये सबसे ज़रूरी है, मतलब कि ऑक्सीजन गैस को निकाल कर मतलब नाइट्रोजन गैस भर देंगे। क्या, नाइट्रोजन गैस। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स आदि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उनके स्थानों पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वह खराब नहीं होता। और नंबर 3 क्या है, खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ है जो पका हो उसे क्या करेंगे, तो उसे धूप से बचा कर रखेंगे, मतलब सूर्य के प्रकाश से क्या करेंगे, बचा कर रखेंगे। बस यही इतने मतलब रोकने के उपाय हैं, बस यही इतना। आइए आगे देखते हैं। अभी जो आज तक हम लोग पढ़े हैं, मतलब जितना पढ़े हैं, तो इसका क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो सब पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग क्या था, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़े थे ना, तो रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे इसमें बोला है रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक, इसमें भी वही है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, मतलब जो आपस में है क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल ले लो, H प्लस O2, मतलब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। और भी एग्जाम्पल है, जैसे Mg प्लस O2, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, MgO। तो इसमें क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीकों, मतलब इसमें क्या कहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीकों, मतलब उत्पादों के प्रतीकों व सूत्रों द्वारा निरूपित करने को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं Na+H2O, मतलब रासायनिक सूत्र बोला था ना, तो H2O हो गया, और प्रतीक में क्या होगा, Na। बस इतना ही देखो, उत्पादों में प्रतीकों, प्रतीक का मतलब Na हो गया, और रासायनिक सूत्र का मतलब क्या होगा, H2O। रासायनिक सूत्र का मतलब H2O। जब इनका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मतलब इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर भी प्लस, इस पर माइनस, मतलब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ये एक तो मतलब H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस निकलेगा, और एक OH माइनस। जो OH माइनस है Na के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब जो OH माइनस है Na के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो Na पर +1 चार्ज होता है और OH पर -1, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा, NaOH, NaOH, और लास्ट में क्या बच जाएगा, वही H। मतलब H को तो ऐसे लिख नहीं सकते, मतलब हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में लिखेंगे, तो H2 ऐसे इसी के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा, मतलब H2 गैस। बस इसी का यही था एग्जाम्पल। आइए आगे देखते हैं।
आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें पहली हेडिंग क्या थी, संयोजन अभिक्रिया। क्या थी, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, हम अगली वीडियो में पढ़ाए थे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ, मतलब एक हो और एक से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ या एक पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसमें भी वही होगा, संयोजन अभिक्रिया जब एक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के साथ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए ले लें H2 + O2, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो इसमें दो या दो से अधिक तो पदार्थ है ना, जब इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो एक नया पदार्थ बनेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। और वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी पढ़ते हैं, मतलब कि वियोजन अभिक्रिया को क्या पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। और ये मतलब अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें वही है, जब इसके विपरीत होता है तो इसका मतलब होगा एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं। मतलब एकल पदार्थ वियोजित होकर किसमें टूट जाएंगे, एक या एक से अधिक पदार्थ में। जैसे कि हम यहाँ पर ले लें NaOH। NaOH क्या होगा, तो जब ये टूटेगा तो Na और किस में बदलेगा, OH में। किस में बदलेगा, Na और OH में बदलेगा। बस यही है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होंगे, मतलब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगली हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। अगली हेडिंग क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। अभी बताए थे विस्थापन, आज ही बताएं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, जो अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब अधिक क्रियाशील धातु वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में बताए थे CuSO4 + Fe, मतलब CuSO4 + Fe है। अब यहाँ पर देखिए Cu Fe से कम क्रियाशील धातु, मतलब कि Fe क्या है, अधिक क्रियाशील धातु और Cu क्या है, कम क्रियाशील धातु। जब इसको विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 + Cu। क्या बनेगा, FeSO4 + Cu। अगर अभी हम यही रिएक्शन उल्टा कर दें, जैसे कि FeSO4 + Cu, तो क्या ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो नहीं करेगा। क्योंकि किस लिए, तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर देखिए Fe है वो Cu से अधिक क्रियाशील धातु, मतलब कि Cu से अधिक क्रियाशील धातु और Cu Fe से कम क्रियाशील धातु है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। बस यही बात है। आगे देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान, मतलब क्या होगा, आपस में ही आदान प्रदान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि Na2SO4 + BaCl2, मतलब जिसमें आपस में ही आदान प्रदान हो जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि Na है, इसका Cl में हो जाए, मतलब NaCl। क्या होगा, NaCl। और इसका मतलब Ba है, SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4। मतलब इसमें देखेंगे ये आपस में ही तो आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अब
अभी बताए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, क्या ऊष्मा का शोषण होता हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, मतलब जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मतलब कि और दूसरा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल जैसे देखिए, ऊष्माक्षेपी अभी पढ़े थे, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल क्या है, CH4+O2 गिब्स क्या होगा, मतलब इसको करने के बाद क्या बनेगा, तो CO2 और H2O प्लस ऊष्मा क्या निकलेगी, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगी इसमें से। और ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल क्या है, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में क्या है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, मतलब कि जैसे हम मान लिए HgO पारा ऑक्साइड, इसको मरकरी ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, मतलब Hg को पारा भी बोलते हैं मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी ऑक्साइड। और प्लस क्या, इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ठीक है, इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। आइए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, हम अभी बताए थे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए इसमें देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, मतलब एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम बताए थे, CuO+H2 क्या होगा, इसका जो ऑक्सीजन है उसके पास चला जाएगा, मतलब कि Cu+H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CuO था, अब यहाँ पर Cu हो गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास। जब इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ये कौन सी मतलब अभिक्रिया कहलाएगी, तो अपचयन अभिक्रिया, क्या अपचयन अभिक्रिया, तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 था, अब H2 हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग होगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण। मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो वो क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। इसे ही हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि अगला देखेंगे संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, जिसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण। आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है, नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातुओं का क्षरण संक्षरण कहलाता है। मतलब कि इसमें क्या है, मतलब कोई भी धातु है, जब वह नम स्थानों पर रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, इसे को क्या कहेंगे हम, संक्षारण। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरित परत चढ़ना, यही सब। आइए देखते हैं इससे बचने के उपाय क्या थे, तो पेंट लगाकर नंबर 1, नंबर 2 क्या था, ग्रीस लगाकर, नंबर 3 था तेल लगाकर। तेल कौन सा होगा,
कैरोसिन का तेल। मतलब इसको बचाने के उपाय, मतलब संक्षारण से बचने के उपाय 3 हैं, एक पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीस, तीसरा तेल लगाकर। आइए अगला पढ़ते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता किसे कहेंगे? तो ऐसी प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त खाद्य पदार्थ क्या होता है? अपचयित होने लगता है और उसमें से मतलब उस स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकरण कर देता है तो इसे ही हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। आइए इसमें देखते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है। स्वाद व गंध में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्सीकरण, मतलब जब उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्सीकरण कर देता है और इसे ही हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बचने के निम्न उपाय हैं, जैसे हम बताए थे कि कोई भी भोज्य पदार्थ हो उसको हम जब सूर्य के प्रकाश की रोशनी से बचा कर रखेंगे जिससे वह खराब ना होने पाए। और दूसरा नंबर क्या था कि जो आलू चिप्स की पैकिंग करते समय हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। ये ज़्यादा उपयोगी है, मतलब कि पैकिंग करते समय हम क्या, कौन सी गैस, मतलब पैकिंग समय हम ऑक्सीजन गैस को निकाल कर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी? नाइट्रोजन गैस, N2, नाइट्रोजन। तो जब हम नाइट्रोजन गैस भरेंगे, यही इसका क्या है? मतलब विकृत गंधिता के बचने के उपाय हैं। आइए अगला क्या है, तो आज का हमारा अध्याय खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।